हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। और टारगेट चल रहा है हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022 के अंतर्गत। जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि एमसीक्यू सीरीज़ अब तक जो है शेक्सपियर पर चल रही थी, आज मैं वर्ड्सवर्थ के ऊपर स्टार्ट करने जा रही हूँ। हालांकि शेक्सपियर अभी कंप्लीट नहीं हूँ तब तक, और उसकी पीडीएफ बनती है। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने की संभावना है तब तक वे कंप्लीट होते हैं, तब तक हम वर्ड्सवर्थ को ले लेते हैं। क्योंकि 4 राइटर है आपके, 4 राइटर के बाद में फिर पीजीटी का मैं स्टार्ट करूँगी। और वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर दोनों एक ऐसे राइटर हैं जो आपके टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर एमसीक्यूज़ है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। जो वर्ड्सवर्थ थे जो वो जाने जाते थे, वो जाने। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लैंकाशायर, एक्सेस रीजन, वेक्सेस रीजन जो है आपका जानते हो थॉमस आर्डिका है, और लेक डिस्ट्रिक्ट जो है वो जो जाने जाते हैं वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पॉपुलरली जो नोम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसे रख लीजिए कि 3 राइटर्स है जो लेक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। और एग्ज़ाम में कई बार इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि विच इज़ द राइटर इज डोंट बिलोंग फ्रॉम द लेक डिस्ट्रिक्ट, या कौन सा है। तो 3 ऑप्शन आ जाते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वर्ड्सवर्थ है लेक पोएट, लेक डिस्ट्रिक्ट के, और 2 और कौन से पोएट हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते तो पता चले कि हाँ आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो, मुझे भी थोड़ा पता चले। वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न एट, तो यहाँ पर कुकर माउथ, कुकर हिल, कुकर पेट, कुकर विटी, तो आप सभी जानते हो जो कुकर माउथ है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। जिनके जन्म से रिलेटेड एक अलग वीडियो मैं तैयार कर रही हूँ जिसमें सिर्फ उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्यों वे रोमांटिक पीरियड रोमांटिक कवि बने, फ्रेंच रेवोल्यूशन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, उनकी फैमिली मेंबर, उन सब के ऊपर एक अलग वीडियो बना रही हूँ जिससे इकट्ठे आपके पास क्वेश्चन हो जाए अलग से उसकी बायोग्राफी से रिलेटेड। ये आपके इसमें कुछ क्वेश्चन मिक्स होंगे उसकी बायोग्राफी से रिलेटेड और साथ ही उसके वर्क से तो है ही। पर Why is the year 1798 taken to be the beginning of the romantic movement? तो क्वेश्चन पूछा है कि 1798 जो है वो रोमांटिक मूवमेंट का बिगिनिंग क्यों माना गया, क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस क्या 4 ऑप्शन दिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ बर्थडे, जी नहीं, बर्थडे तो उनका होता ही नहीं है। और एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरियन, जी नहीं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वीन विक्टोरिया जो आती है वो तो उनके बाद आती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड लिरिकल बैलाड पब्लिश्ड। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन पब्लिश हुए थे 1789 और लिरिकल बैलेट्स हुआ था 1798। जो 89 है ना उसको अपोजिट कर दीजिए 98। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो 1789 में हुआ था और जो लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई थी वो 1798 हुई थी। तो देखिए जो रोमांटिक मूवमेंट है तो वो तो पहले से स्टार्ट हो गया था, जैसे हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है लगभग उससे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बिल्कुल जो बिगनिंग मानी जाती है, जो इरा माना जाता है वो लिरिकल बैलाड्स के पब्लिकेशन के बाद ही माना जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्टेड हुआ था 1789 में और वो 98 में, बस इसको अपोजिट कर लीजिएगा आप। रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज, जो रोमांटिक एज है वो जानी जाती है एज ऑफ वर्ड्सवर्थ और एज ऑफ वो पोप। तो जैसी बात है रोमांटिक एज से मतलब रोमांटिक एज जानी ही जाती है एज वर्ड्सवर्थ, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का जो वर्क था लिरिकल बैलाड्स के पब्लिकेशन से ही रोमांटिक एज स्टार्ट होती है। In which year Wordsworth added preface to his lyrical ballads? लिरिकल बैलाड्स जो है कब पब्लिश किया गया, तो वो था 1800 में। इसके अलावा एक बता चुकी हूँ जब वर्ड्सवर्थ के इंपॉर्टेंट वर्क बताए थे, प्रीफेस, ये जो प्रीलूड था और लिरिकल बैलाड्स था, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। प्रीफेस में ये बताता है कि लिरिकल बैलाड्स उसने क्यों लिखी, क्या उसकी पोएट्री, उसके निज़म में पोएट्री की परिभाषा है, क्या पोएट है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए एक पोएट की, वो सब कुछ उन्होंने प्रीफेस में बताया है जो लिरिकल बैलाड्स के जो 1800 में उन्होंने ऐड किया था। मेरी वीडियो आप जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ड्सवर्थ, उसमें आप जाकर देख सकते हो। वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी है और उसके वर्क्स है, क्रिटिसिज्म है, और मैंने जो उनके इंपॉर्टेंट वर्क है लिरिकल बैलाड्स है, प्रील्यूड है, उनके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई हुई है, वो आप देखना ना भूलें। ध्यान रखिएगा मैं आपको सारा मैटर नहीं, वो बुक में अवेलेबल है आपके पास में, मैं वो मैटर दे रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छोड़ना ही नहीं है, मस्ट ही मस्ट है। मेरी वीडियोज़ आप देखें ना देखें लेकिन मैटर जरूर देख लें कि हाँ क्या क्या आपको पढ़ना है, वो मस्ट है।
अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो, और मेरा टारगेट सिर्फ यही है कि जैसे मेरा सिलेक्शन हो कि आपका भी सिलेक्शन हो, तो मैं वही चीज़ आपको दे रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, किसकी बात वर्ड्सवर्थ का जो है अपॉइंट किया जाता है पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड का, तो वो थे ये थे आपके रॉबर्ट साउदे। रॉबर्ट साउदे के बाद वर्ड्सवर्थ आते हैं, वर्ड्सवर्थ के बाद आपके कौन आते हैं, ये क्वेश्चन आपके पीजीटी के हो जाते हैं, टेनिसन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन क्वेश्चन ये जो है ना क्योंकि इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि टेनिसन के बारे में आपसे ना पूछे जाए। तो क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि हुम क्या ना आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, तो यहाँ तो रॉबर्ट साउदे आ गए, तो यहाँ वर्ड्सवर्थ की जगह क्या आ सकता है, आपका टेनिसन आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है ये। तो ये चीज़ आप पोएट लॉरेट की एक जो लिस्ट है आपकी बुक्स में मिल जाएंगी, अगर नहीं आपको अवेलेबल तो मुझे बता दीजिएगा। पोएट लॉरेट के कुछ राइटर्स हैं जो 6 से 7 राइटर, वैसे तो आपको बुक्स में लिस्ट मिल जाती है, लेकिन उसमें 6 से 7 राइटर की आपको पता होना चाहिए पोएट लॉरेट थे और कब से कब तक थे। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट रीडर, तो ये कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ को कौन क्रिटिसाइज करता है, ये कहते हैं कि लॉस्ट रीडर, तो खोए लीडर है, तो ये बहुत फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ एडिड प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स इन द, ये क्वेश्चन पहले भी आ सकता है, तो ये 1800 में था। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हुई इज द ईस्टर्न डॉटर, उनका जो वर्क था और टू ड्यूटी, उसमें यहाँ पर लाइन आए कि हु इज द ईस्टर्न डॉटर के बारे में बात की गई, तो ड्यूटी को वो ईस्टर्न डॉटर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में, मेरी जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ना एग्जाम में रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन हैं, और आपको मोस्टली बुक में भी मिल जाते हैं। हम क्या करते हैं ना, उन्हीं बुक क्वेश्चन पे हम फोकस नहीं करते जो ईजिली हमें मिल जाते हैं एग्जाम में। व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल कोटेज, अब उन्होंने एक पोएम लिखी थी माइकल, तो वहाँ जो कोटेज का नाम था वो इवनिंग स्टार था। आप इस तरह से कर सकते हो ना, माइकल और इवनिंग स्टार, तो माइकल अगर होता है तो मॉर्निंग स्टार, इसका अपोजिट इवनिंग आप कर लेंगे। वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज, वर्ड्सवर्थ की प्रील्यूड है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, फिलोसोफिकल पोएम नहीं है, तो ए ऑप्शन है। बात करते हैं, ये आप थोड़ा सा यहाँ बीच में छूट गया, इस लाइन को आप छोड़ दीजिएगा। आप 13 क्वेश्चन में देखेंगे हम। वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम, तो जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने एक पोएम लिखी है जिसमें वो बर्न्स राइटर है और चैटरटन है वो उनको मेंशन करता है, तो वो पोएम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में वर्ड्सवर्थ जो है उनको बर्न्स और चैटरटन को क्या करता है, इंडिपेंडेंस का वर्णन करता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको जो पोएम है, एक तो पोएम ऐसे लर्न करनी है कि कब लिखा उनको, कब पब्लिश किया, किसके द्वारा लिखी गई, फिर क्या थीम थी। अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2016 से, वो बीच में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन कौन जो है इस पोएम में जिक्र किया गया, किस चीज़ का जिक्र किया गया, किस चीज़ पे एम्फेसिस किया गया है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बर्न्स और चैटरटन है उनका जो जिक्र किया गया था वो उनका रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, और इसका दूसरा नाम है लीच गैदरर। पोएम का दूसरा नाम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, का सेकंड जो नेम है वो लीच गैदरर है। नोट विदाउट होप, वी सफ़र एंड वी मोन, बहुत अच्छी लाइनें हैं और एग्जाम में एक बार पूछी जा चुकी है। वेयर डज दिस लाइन अपीयर्स, तो ये लाइन है पील कैशल की, जो कि वर्ड्सवर्थ की है, पील कैशल। नोट विदाउट होप, वी सफ़र एंड वी मोन, वेयर डज द लाइन अपीयर। कुछ अब वीडियोस कराने के बाद ना मैं आपको मॉडल पेपर भी देना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम की अब बिल्कुल आपको लास्ट चीज़ में लेनी है, तो 2-3 और वीडियो मैं इसके बना रही हूँ, उसके बाद आपको मैं मॉडल पेपर दूंगी, जिससे आपको पता चले एग्जाम में पूरा 125 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं गारंटी लेती हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन मेरे एक मॉडल में से आपको जरूर मिलेंगे। द पोएम इलेजिक स्टेंजा वो सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पील कैशल इन ए स्टोन पेंटेड बाय। अब ये कह रहे हैं कि जो पोएम है इलेजिक स्टेंजा जो सजेस्ट किया गया था पिक्चर ऑफ पील कैशल, यानी पील कैशल जो उनकी पोएम थी उसमें एक सजेस्ट किया था क्या, इन ए स्ट्रोम, मतलब पील कैशल जो है एक स्ट्रोम में पिक्चर बनाई गई थी, वो जो पेंट की गई थी वो सर जॉर्ज ब्यूमेंट के द्वारा की गई थी। मिल्टन दो शुडेस्ट बिलीविंग एट हिज आर्ट दिस लाइन अपीयर्स इन, मैं मिल्टन की पोएम आपको करा चुकी हूँ, मेरी आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी पोएम है और मतलब लगभग हर साल से मिल्टन से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये इसके 2 नाम थे, टू मिल्टन, और या फिर पहले उन्होंने लंदन 1802 के नाम से पब्लिश की थी, बाद में टू मिल्टन उन्होंने अपना नाम चेंज किया था। दो सोल वॉज लाइक स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, आपकी जो आत्मा है वो एक स्टार है जो बहुत दूर निवास करती है। हु सोल इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग हियर, तो कहते हैं किसकी सोल यहाँ वर्ड्सवर्थ रेफरिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो वो मिल्टन की पोएम जो थी टू मिल्टन, तो वो मिल्टन को ही, वो उनकी आत्मा को ही वो बार बार क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं।
द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज, बहुत अच्छी पोएम है ये। द रूथ का जो दूसरा टाइटल है वो द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है। 90 नंबर, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज ए सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज। मैं बता रही थी ना आपको, जो उन्होंने प्रीफेस जोड़ा था लिरिकल बैलाड्स में, तो उन्होंने वहाँ पोएट्री की एक लैंग्वेज बताई थी कि द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस हुज ओपिनियन इज दिस। मतलब कहते हैं कि पोएट्री जो लैंग्वेज है वो रियल लैंग्वेज, जो व्यक्ति की लिए लैंग्वेज का सिलेक्शन होना चाहिए जो उनकी सजीवता को शो करता है। उन्हें लगे कि जो कवि लिख रहा है वो हमारी बातें लिख रहा है। मतलब वर्ड्सवर्थ का ये कहना था कि जो कवि पोएम लिखे तो वो ऐसी पोएम हो कि वो बिल्कुल एक कॉमन मैन को समझ में आनी चाहिए, कॉमन मैन के ही वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, कॉमन मैन को अपने लगे कि ये हमारी बातें हो रही है। तो ये जो है वर्ड्सवर्थ के विचार थे। मतलब द लिरिकल बैलाड्स वर बेटर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका दैन इन इंग्लैंड, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिकन ईयर। तो ये कह रहे हैं कि जो लिरिकल बैलाड्स थी ना, वो सबसे ज़्यादा जो अप्रिशिएटेड की गई थी वो अमेरिका में की गई थी, ना कि इंग्लैंड में थी। जो फर्स्ट एडिशन था वो अमेरिका में कब हुआ था? 1802। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने लिरिकल बैलाड्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने बनाई है। तो मैंने बना कि लिरिकल बैलाड्स कब लिखी गई, कब प्रीफेस जोड़ा गया, सेकेंड पब्लिकेशन कब हुआ, थर्ड कब हुआ, फोर्थ कब हुआ, इंग्लैंड अमेरिका में कब पब्लिश हुई, वो सब आपको एक जगह मिल जाएगा, ताकि जब आपके एक जगह क्वेश्चन आप लर्न कर लोगे तो आप फिर एमसीक्यूज करने में आपको कोई जो कंफ्यूजन होता है ना एग्जाम में, हम क्या करते हैं, अच्छा ये था यार 1802 था, 1800 था, इस तरह से मन में जो कन्फ्यूजन होता है वो तब होता है कन्फ्यूजन जब आपकी स्ट्रॉन्ग तैयारी नहीं होती है या एक ही चीज़ के क्वेश्चन को आप अलग अलग जगह पढ़ते हो। बेटर यही है, जब भी आपको कन्फ्यूजन होने लगता है, इसका समझो एक तो तैयारी आपकी अच्छी चल रही है जब कन्फ्यूजन होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप उन कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, उन पर रट्टा मारिए, और डेफिनेटली मेरी ये ट्रिक आप आजमा के देखिए, ये खुद मेरी आजमाई हुई है, क्योंकि कन्फ्यूजन सबको होता है। देखिए, जब आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, गलत है सब क्वेश्चन गलत है तो सही है, लेकिन जब आप ज़्यादा पढ़ते हो ना, मोर स्टडी करते हो, तो मोर कन्फ्यूजन स्टार्ट होने लगता है। एक तो चीज़ समझ लीजिए, जब आपको कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, और आने वाले कुछ समय में वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। कहते हैं ना, मोर पेन मोर गेन मोर पेन। तो जहाँ कन्फ्यूजन जिन चीज़ों के लिए हो रहा है तो उन चीज़ों को एक जगह नोट करते चलिए। जैसे लिरिकल बैलाड्स है, लिरिकल बैलाड्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब पब्लिश हुई, कब लिखी गई, कब उसका फर्स्ट एडिशन हुआ, कब सेकेंड हुआ, कब थर्ड हुआ, अमेरिका में कब पब्लिश हुई, प्रीफेस कब जोड़ा गया। तो 4-5 डेट है, इनको एक जगह आप लर्न कर लीजिएगा। वर्ड्सवर्थ पब्लिश डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉक इन। तो जो उन्होंने उनकी जो फर्स्ट जो पोएम थी वो जो उन्होंने 2 थी, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉक, वो 29 जनवरी 1793 में वो पब्लिश करते हैं। इन विच लैंग्वेज वॉज द सोलिटरी गर्ल सिंगिंग। उन्होंने एक पोएम लिखी थी सोलिटरी गर्ल वाली, तो जो उसमें वो जो लेडी थी वो जो अपना काम कर रही थी, काम करते करते वो एक गाना गा रही थी। हालांकि पोएट को गाना समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रही है, लेकिन उसकी जो टोन थी, जो उसका गाने का तरीका था, वो इतना अच्छा था कि वो खड़ा होकर उसकी सुनता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, ये 2016 के एग्जाम में, शायद 21 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वो किस लैंग्वेज में गा रही थी। तो वो इरेज यानी गैलिक लैंग्वेज थी, उसमें वो गा रही थी। वो वर्ड्सवर्थ को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन बस उसकी टोन, उसकी जो वॉइस थी, मॉड्यूलेशन था, वो उसको बहुत पसंद आता है। इन विच पोएम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ। तो ये कह रहे हैं कि ब्राउनिंग किस पोएम के बारे में लिखते हैं? जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। एक तो लाइन आप पक्का याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है कि किसने कही है, किसके बारे में कही है। तो पोएम तो ये जो है ब्राउनिंग ने कही है वर्ड्सवर्थ के बारे में, लेकिन यहाँ उन्होंने पूछा किस पोएम में कहा है। इन विच पोएम जस्ट फॉर अ रिबन अ स्टिक इन हिज कोट। तो उन्होंने द लॉस्ट रीडर में ये बात कही है कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, just for a ribbon to stick in his coat. The following lines appear in, जो following line है वो कहाँ दिखाई देती है? She is in her grave and oh the difference to me. तो वो अब क्या है, ये लूसीज पोएम से ली गई है। आप जानते हो ना, there are 5 लूसीज poem which is written by Wordsworth. I have given to all of you the name, but I couldn't give, I think, summary. मैंने आपको जो है ना सारी जो पोएम थी, 5 पोएम, उनका जो इंट्रोडक्शन था लूसीज पोएम का, वो आई हैव गिवन टू यू ऑल ऑफ यू, बट शायद उसकी समरी रह रही है। समरी के ऊपर हर 5 पोएम की मैं समरी बना देती हूँ। अभी उनकी पोएम रह रही है क्योंकि आप लोगों की डिमांड आ गई थी कि मैं आपको MCQs कराऊँ। कोशिश है कि आपकी जो डिमांड है मैं आपको वही दे दूं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं अपने हिसाब से करूं। मैं चाहती हूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट चल रही है मैं उनके हिसाब से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूं।
और ग्रामर की रिक्वायरमेंट चल रही है। ग्रामर की वीडियोस बनाने में, मतलब पीडीएफ बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप कंटिन्यू पढ़ाई के टच में रहिए। डेफिनेटली मैं ग्रामर के आपको ऐसे पोर्शन दूंगी जिसमें से आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे। 2 and 3 days वेट प्लीज़। शी डिवेल्ट अमंग द अनटोल्ड वेज। तो ये अब यही वो जो पोएम, अब देखो कितना आसान है इस क्वेश्चन को निकालना। अगर आपको पांचों नेम याद है ना लूसीज पोएम के, तो इस क्वेश्चन को चाहे आपको याद है, आपको ये नहीं पता है लूसी की जो पांचों पोएम है ना, और उनकी वर्डिंग है, तो ऐसा लगता है कि ये इसमें है, ये इसमें है, मतलब बहुत ही आपस में थोड़ी मिली हुई लाइन है। आप बिल्कुल बीच में एक लाइन आ जाए तो आप एकदम से पहचान नहीं पाओगे कि ये कौन सी पोएम से ली गई है लूसी की। आपने डीपली पढ़ा है, स्टडी करा तो आप पहचान पाओगे। लेकिन जब यहाँ लूसी पोएम में सिर्फ एक ही पोएम दी है, बाकी यहाँ पर कोई पोएम है ही नहीं, तो कोई किसी में से हो तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक भी होती है एग्जाम में क्वेश्चन निकालने की, कि आपको पांचों के नाम याद नहीं है, आपको नहीं पता है लाइनें किस में से ली गई है, बट एक का नाम दिया और का नहीं है, तो आप आराम से इसमें आंसर निकाल दोगे। Which time of Wordsworth refers to in these lines from prelude? कौन सा टाइम था जो वर्ड्सवर्थ रेफर्स करता है इन लाइनों को प्रीलूड में? यूरोप एट दैट टाइम वो थ्रिल्ड विद जॉय। यूरोप जो था उस टाइम पे बहुत थ्रिल्ड था, किसके साथ में? जॉय, मतलब खुशी के साथ में। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स। फ्रांस जो था वो गोल्डन आवर्स के बिल्कुल टॉप पे था, यानी बहुत अच्छा समय फ्रांस का चल रहा था। जो फ्रांस का सबसे बेस्ट समय था वो अब था। एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बोर्न अगेन। और ऐसा लग रहा था कि जो ह्यूमन मानव जाति है कि वो दोबारा जन्म लिया है, जन्म ले रही है, ऐसा लग रहा था। तो ये लाइनें वर्ड्सवर्थ ने कहाँ से ली हैं? तो द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि ये यूरोप का जिक्र कर रहा है, फ्रांस का जिक्र कर रहा है, तो बहुत आसान है निकालना। अब जिसने भी थोड़ा सा डीपली पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन मस्ट था रोमांटिक पीरियड के लिए, और वर्ड्सवर्थ पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो यहाँ वो जिसका जिक्र कर रहा है पीरियड में, द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन था। विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम? अभी कह रहे हैं कि कौन सी पोएम है जिससे लाइनें ली गई है? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड। बहुत बढ़िया लाइन है और एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और ये आपका आंसर है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो फूल थे बहुत सारे, उनको देखकर वो करता है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, कि ये जो फ्लैश हो रही है, जो चमक रही है, मेरी अंदर की आंखों को बहुत चमका रही है, और जो ये मेरे लिए मेरे अकेलेपन को बहुत ही क्या दे रही है? आशीर्वाद दे रही है। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। जो फॉलोइंग लाइन्स है कहाँ से ली गई है? टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट दैट डू ऑफन लाइट टू डीप फॉर टीयर्स। ये बहुत अच्छी लाइन है, एग्जाम में एक बार पूछी जा चुकी है कि मेरे जो मीनेस्ट फ्लावर है, जो ब्लोज करता है, जो मुझे देता है, विचारों को देता है, पर बहुत गहरे जो है आंसू को भी देता है, तो वो इमोर्टलिटी ओड की बात करता है। Who said it to me the meanest flower? अब देखो यहाँ पर सेम लाइन रिपीट हुई। यहाँ तो इन्होंने कहा कि जो है किस पोएम से ली गई है, उन्होंने यहाँ पर कहा किसने ये बातें कही। Who said it? सेम ही एक ही क्वेश्चन दिया उन्होंने और दोनों का उत्तर पूछ लिया, तो जाहिर बात है ये किसने कही है। इसमें यहाँ जॉन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही, तो वो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर डी हो गया, नन ऑफ द अबव। These lines are taken from the child is the father of man। My dear friends, ये तो लाइन इतनी बेस्ट है ना, मतलब हर जगह यूज़ की जाती है, फिगर्स ऑफ स्पीच में भी पूछा जाता है और उसके भी पूछा जाता है, तो याद ही कर लीजिएगा। आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच माई नेचुरल पाइटी। तो ये लाइन किस में से ली गई है? तो ये माई हार्ट लीव्स अप्स में से ली गई है। बहुत अच्छी पोएम है, मैं आपको करा चुकी हूँ, या आप एक बार जाकर देख लीजिएगा कि चाइल्ड जो है व्यक्ति का फादर है, और मैं विश करता हूँ कि मेरे डे भी ऐसे ही एक दूसरे क्या है, नेचुरल पार्टी। ये बताया कि नेचुरल पार्टी को नहीं माना जाता। नेचुरल पार्टी के बारे में मैंने आपको उस पोएम में, उस वीडियो में बताया अच्छे से, आप उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। जो नीचे दी गई लाइन है वो कहाँ से ली गई है? द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। तो ये लाइनें बहुत अच्छी है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, और ये लूसी पोएम से ही है। अब यहाँ पर जो तीनों चीज़ें पोएम है वो लूसी से रिलेटेड नहीं है, टू लूसी है। मैं आपको बता दूं कि 5 पोएम्स है जो लूसी पोएम लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी है। द स्वीटेस्ट थिंग, बहुत प्यारी थिंग जो ह्यूमन डोर के पास में एक जो गिरी हुई थी, पैदा हुई थी, वो कौन थी? लूसी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है, ये टू लूसी पोएम में बोला है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये जो लाइनें हैं कहाँ से ली गई है? आर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, कि हमारा जन्म है एक स्लीप है,
सोना है और भूल जाना है। द सोल दैट राइजेज विद अस, जो आत्मा है वो हमारे साथ जगती है। आर लाइफ स्टार हैथ हैड एज वेयर इट्स सेटिंग। तो यहाँ पर पूछा है कि लाइन कहाँ से ली गई है कि हमारा जो बर्थ है, जो जीवन है, वो एक सिर्फ सोना है और फिर भूल जाना, यानी खाना पीना और सो जाना। एक तरह से इस तरह का जो सेंस आता है, जो हमारी आत्मा है वो हमारे साथ जागती है, हमारी जो लाइफ है वो स्टार है। तो ये सब की जो ये पोएम बहुत अच्छी पोएम है, ये जो है इमोर्टलिटी और से ली गई है और एग्जाम में ये भी कई बार लाइनें पूछी जा चुकी है। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स ओकर, ये जो पोएम है वो किस पोएम से लाइन ली गई है। वी आर लेट स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, ये लाइनें भी एग्जाम में आ चुकी है। टिंटन अबे से ली गई है। मैंने टिंटन अबे वाली पोएम भी करा चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल में आपको समरी वगैरह। Which work of Wordsworth was criticized in the Edinburgh Review with its insolent "This will never do"? मतलब कह रहा है कि कौन सा वर्क है वर्ड्सवर्थ का जो क्रिटिसाइज किया गया था किसी द्वारा एडिनबर्ग रिव्यू में, किसके साथ में उनको दिया दिस विल नेवर डू, मतलब किसने कहा था कि ये काम नहीं करेगी, तो वो था द एक्सकर्शन के बारे में क्रिटिसाइज किया गया था कि वो काम नहीं करेगी। द ट्रू कॉमनवेंस ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक करियर वॉज फ्रॉम, जो उसका पीक जो टाइम था वर्ड्सवर्थ का पोइटिक करियर का वो था 1797 से लेकर 98 तक, ये पीक टाइम था, इसमें बहुत सबसे ज़्यादा वर्क उन्होंने लिखा था। अब बात आती है 38, इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टील एंड टर्बल प्लीजर, मतलब ये एक्ट है स्टील का और टर्बल प्लीजर का। दिस इज अबाउट एन एपिसोड इन प्रील्यूड, विच एपिसोड, इसमें ये प्रील्यूड का एक एपिसोड है, उसने पूछा कौन सा एपिसोड है, तो ये जो बोटिंग एपिसोड है प्रील्यूड का, उसमें से लाइन दी गई है कि इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टील एंड टर्बल प्लीजर। तो जो लाइनें हैं वो बोटिंग एपिसोड से ली गई है। डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज, डस्ट धूल है हम, इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज हमारे, मतलब जैसे कि हम धूल है और इमोर्टल स्पिरिट्स जो है ग्रोज करती है। लाइक हार्मनी इन म्यूजिक, जैसे सामंजस्य होता है म्यूजिक में, तो ये लाइनें हैं कहाँ से ली गई है, तो ये बोली गई है बी ऑप्शन प्रील्यूड फर्स्ट से ली गई है। प्रेज टू द एंड थैंक्स टू द मीन्स विच नेचर डिजाइन टू एम्प्लॉय, तो लाइनें कहाँ ली गई, जो क्वेश्चन जब आ रही है प्रील्यूड से ही लिए गए हैं, प्रील्यूड फर्स्ट से ली गई है कि प्रेज टू द एंड थैंक्स टू द मीन्स विच नेचर डिजाइन टू एम्प्लॉय। तो प्रील्यूड की जो समरी है, मतलब प्रील्यूड से रिलेटेड जितने वैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको करा चुकी हूँ, लेकिन उसकी लाइनें मैंने अभी तक नहीं कराई है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उनकी जो लाइन एटलीस्ट जो प्रील्यूड की जितनी बुक्स हैं उनकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन है वो आप जरूर देख लीजिएगा। A 6-year darling of a pygmy size to whom is Wordsworth referring, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि A 6-year darling of pygmy size और to whom is a Wordsworth, मतलब यहाँ जो पिग्मी साइज है ड्वार्फ जो है वो किसको रेफर कर रहा है, तो उन्होंने लिया है कोलरिज के बच्चे को उन्होंने पिग्मी साइज बोला है। और इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और बोर भी हो जाते हैं बच्चे, इस तरह से 50-50 करके मैं क्वेश्चन कई साइट्स के वर्ड्सवर्थ के हो जाएंगे। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस लाइन इज फ्रॉम, जो स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बहुत अच्छी लाइनें हैं जो टिंटन अबे से ली गई है। टिंटन अबे में कई लाइन ऐसी है जो एग्जाम में रिपीट हुई है और आगे होने की संभावना है। Who calls Wordsworth one of the giants of English poetry, किसने वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश पोइट्री का जाइंट्स कहा है, दैत्य कहा है, बढ़िया कहा है, जॉन क्रो रैनसम, जो इसकी फर्स्ट वाली लाइनें हैं, मैं जॉन क्रो रैनसम ने बोला है। Who calls Wordsworth a mountain, किसने वर्ड्सवर्थ को माउंटेन कहा है। The most massive in that lofty range is called the romantic revival, तो ये थी आपके जेसी स्मिथ ने कहा है। देखिए जाइंट्स जो कहा है, दैत्य कहा है, वो जॉन क्रो रैनसम ने कहा है, और जो मैसिव होता है माउंटेन किसमें कहा, वो जेसी स्मिथ ने बोला है। Who calls Wordsworth one of the chief glories of English poetry, किसने वर्ड्सवर्थ को चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री का बोला है। अब सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अब यहाँ देखेंगे उसने पूछा है कि कौन चीफ ग्लोरीज फॉर इंग्लिश पोइट्री, तो थे अर्नोल्ड ने उनको बोला है। बहुत बड़े क्रिटिसाइजर हुए हैं अर्नोल्ड, हर राइटर को लगभग उन्होंने क्रिटिसाइज करके उनके बारे में बोला है। तो अर्नोल्ड तो पीजीटी का तो मेन राइटर है ही, लेकिन टीजीटी में भी आपको ये ना कहता उससे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वो डच ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ, तो ये तो मैं पहले भी करा चुकी हूँ। ब्राउनिंग जो है वर्ड्सवर्थ को अ लॉस्ट लीडर पुकारता है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ आ मोरल यूनिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पहले रिपीट हो चुका है। शैली जो है मोरल यूनिक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्राउनिंग जो है लॉस्ट रीडर कहते हैं, और मैं जो क्रिटिसिज्म था वर्ड्सवर्थ के ऊपर उसमें भी मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। तो यहाँ एमसीक्यूज में आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है।
who points out that Wordsworth had no stayed out of the Lake District and so never had the chance across coming nature red in tooth claw। ये बहुत बढ़िया लाइनें हैं रेड इन टूथ क्लो जो कि टेनिसन के द्वारा दिया गया था। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि किसने कहा है, जो अर्लस अरिजले थे वो कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है लेक डिस्ट्रिक्ट से बाहर कभी गए नहीं हैं और उनको कभी नेचर की उस जो पार्ट होता है ना कि नेचर जो अपना रोद रूप दिखाती है कि रेड इन टूथ क्लो जो ये वाला पोर्शन है उसे कभी वर्ड्सवर्थ का जो है कभी पाला नहीं पड़ा ऐसे कह सकते हैं। तो वो बात अर्लस अरिजले कहते हैं। और रेड इन टूथ क्लो जो है ये फ्रेज गिवन किया गया था टेनिसन के द्वारा कि इसको आप ये मतलब इसका मीनिंग भी आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और पूछा भी गया है। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आई विश टू बी सॉरी यहाँ पर देखेंगे ये कट गया है यहाँ पर, इसमें चलिए छोड़ दीजिएगा, वैसे भी मैं करा चुकी हूँ। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आई विश टू बी कंसिडर्ड टीचर और एज नथिंग। तो ये मैं इसका ऑप्शन नहीं है लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि एवरी ग्रेट पोएट एक टीचर होता है और मैं समझा जाता कि आई विश मैं विश करता हूँ कि मैं समझा जाना चाहिए एक टीचर और कुछ नहीं। तो ये बात आप जानते हो वर्ड्सवर्थ ने कही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्ट्स। ये बहुत अच्छी पोएम है, मैं आपको बता चुकी कि माय फेवरेट पोएम है दैट वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको 50 ही क्वेश्चन कराने जा रही हूँ और बाकी 50 से लेकर 51 से लेकर आगे जितने भी क्वेश्चन बनते जाएंगे मैं आपको आगे करा दूंगी। पीडीएफ अभी कंप्लीट नहीं हुई, जैसे ही आपको ये वीडियोस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पीडीएफ आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा देती हूँ। जो रह जाती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल भी हो रहे होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाय।